बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस वन ऑफ द सेल ऑर्गेनील है और ये एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम का हिस्सा भी है। गोल्गी अपैरेटस को डिस्कवर किया कमेलियो गोल्गी ने 1898 को, और वो चूँकि फिजिशियन था, इटालियन साइंटिस्ट था और ये फिजिशियन था, तो वो नर्व सेल को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम गोल्गी अपैरेटस को ऑब्ज़र्व किया इन द नर्व सेल। उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के करीब एक एरिया है जहाँ पर ये फ्लैटेंड सेक्स या नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जो है ना पाई जाती हैं, और उन्होंने उसी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को गोल्गी अपैरेटस का नाम दिया। तो गोल्गी अपैरेटस को हम गोल्गी अपैरेटस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनील है जो कि डिस्कवर किया था कमेलियो गोल्गी ने 1898 को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्व सेल, और उन्होंने ये पहली जो ऑब्जर्वेशन थी वो अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप किया था। बाद के साइंटिस्ट ने फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ ये रिवील किया कि गोल्गी अपैरेटस सिर्फ ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क नहीं है, बल्कि ये मुश्तमिल है फ्लैटेंड सेक्स और सिस्टर्नी, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मेम्ब्रेनियस नेटवर्क भी इसके साथ है, और इसके साथ साथ इसमें गोल्गी वेसिकल्स और गोल्गी वैक्यूल्स भी इसके साथ शामिल हैं। गोल्गी अपैरेटस के जो दूसरे नाम है, बुक्स में और भी नामों से ये याद किया जाता है, गोल्गी कम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज़ और डक्टाइसोम्स। तो ये इनके दूसरे नाम है, जो कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सारे एक जैसे हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं, इसमें थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएशन है। तो हम वो डिस्कस करेंगे। लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ ये ऑब्ज़र्व हो गया कि एक मेमेलियन सेल वो मुश्तमिल होती है स्टेक्स पे, गोल्गी स्टेक्स पे, और गोल्गी स्टेक्स बनी हुई होती है 4 to 8 सिस्टर्न्स से। सिस्टर्न्स हम फ्लैटेंड स्टेक्स को कहते हैं। तो फ्लैटेंड स्टेक्स जिसको हम सिस्टर्न कहते हैं, 4 to 8 सिस्टर्न्स कंबाइन टू फॉर्म स्टेक्स, वन स्टेक गोल्गी स्टेक। और गोल्गी स्टेक एक मेमेलियन सेल में 40 से लेकर 100 तक गोल्गी स्टेक्स होते हैं, और हर गोल्गी स्टेक में 4 से लेकर 8 तक सिस्टर्न्स होते हैं, और सिस्टर्न्स फ्लैटेंड स्टेक्स को हम कहते हैं। तो ये जो इतनी अल्ट्रा जो विजिबिलिटी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए फिर हुई कि गोल्गी अपैरेटस इज़ फर्दरली, इट इज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ फर्दरली कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल स्टेक्स, और तकरीबन 40 to 100 स्टेक्स जो है ना एक मेमिलियन सेल में पाई जाती है, और हर स्टेक में 4 to 8 सिस्टर्न्स होते हैं। अब गोल्गी अपैरेटस के बारे में मुख्तलिफ मॉडल्स पेश हुई है। कुछ कहते हैं कि गोल्गी अपैरेटस इज़, हाँ, अकरेंस की तरफ आते हैं तो गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट है यूकेरियोट्स में और एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में। मतलब ऑल ऑफ यूकेरियोट सेल्स, जितनी भी यूकेरियोट सेल्स है उसमें गोल्गी अपैरेटस पाई जाती है। गोल्गी apparatus is present in all the eukaryote cell. For example, in plant cells, animal cells, fungi cell and prokaryote cell, protista cell. प्रोटेस्टा में भी मौजूद है, फंजाई में भी मौजूद है, एनिमल्स में भी पाई जाती है, और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। और प्लांट सेल में तो गोल्गी कम्प्लेक्स के या गोल्गी अपैरेटस को हम स्पेसिफिकली डक्टाइसोम्स का लक़ब उन्होंने दिया है कि प्लांट सेल्स में इसको हम डक्टाइसोम्स भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ मॉडल जो है ना ये पेश हुए। एक मॉडल तो ये है, एक थ्योरी ये है कि रफ एंड डुप्लाज रेटिकुलम, जिस तरह हमने पढ़ा कि रफ एंड डुप्लाज रेटिकुलम, और एक तो ये जान लें कि रफ एंड डुप्लाज रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस में ये फ़र्क है कि वो भी फ्लैट एंड सिक्स का नेटवर्क है, ये भी है, लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, और उस पर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। और गोल्गी कम्प्लेक्स ये भी फ्लैट एंड सेक्स है, लेकिन ये सेपरेटेड है न्यूक्लियस से। ये न्यूक्लियस के करीब पाई जाती है लेकिन न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट नहीं होती। इसके दरमियान एक बैरियर है जिसको हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि गोल्गी कम्प्लेक्स
ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है और ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से बनी हुई होती है। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो गोल्जी कम्प्लेक्स है इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वेसिकल्स। के रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात चल रही थी कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज एन नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सेक्स विच इज़ कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फिर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में हमने पढ़ा कि इसके 3 रीजन्स हैं। इसको एक को हम स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं, एक को रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं, एक को हम ट्रांजिशन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस, या हम इसलिए इस तरह भी कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज द एक्सटेंशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The nuclear membrane extends and form a flattened sac that is called rough and contains ribosomes. तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम फिर सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है और ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये फ्लैट एंड सेक्स की शक्ल में होती है और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ट्यूब्यूलर शक्ल में होती है। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम न्यूक्लियस की तरफ होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन होती है। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम डीपली स्टेन लेता है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम स्टेन नहीं लेता। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करती, यहाँ पर लिपिड सिंथेसिस होती है। तो ये थोड़ी बहुत डिफरेंसेस थी। अब एक और रीजन है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो ट्रांजिशन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम असल में रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का हिस्सा है जो कि लास्ट फ्लैट एंड सेक होती है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की। द लास्ट फ्लैट एंड सेक्स और या द फाइनल फ्लैट एंड सेक ऑफ फ्लैट एंड सेक ऑफ द या द फाइनल सिस्टर्नी ऑफ द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम फ्रॉम वेयर the Golgi from where the secretory proteins or secretory enzymes, the secretory enzymes or secretory protein budded off and form a secretory vesicles के रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का वो फ्लैट एंड सिस्टर्नी जहाँ से secretory प्रोटीन और secretory enzymes secretory vesicles की शक्ल में budded off होती है। तो उस लास्ट वाला जो फाइनल सिस्टर्न है उसको हम फिर ट्रांजिशन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। और वो सिक्रीटरी प्रोटीन या सिक्रीटरी एंजाइम्स सिक्रीटरी वेसिकल्स के शक्ल में गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ जाती हैं। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सिक्रीटरी प्रोटीन और सिक्रीटरी एंजाइम्स जो सिक्रीटरी वेसिकल्स की शक्ल में है ये फ्यूज़ होती है और गोल्जी कम्प्लेक्स के जो सिस्टर्न्स है वो बनाती है। और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये गोल्जी कम्प्लेक्स पहले से ही मौजूद होती है सेल में। ये भी एक वन ऑफ द ऑर्गेनील है जो कि सेल में मौजूद होती है। और ये असल में जो सिक्रीटरी प्रोटीन और सिक्रीटरी एंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स के फॉर्म में रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तरफ से आते हैं, वो गोल्जी कम्प्लेक्स असल में उसी सिक्रीटरी वेसिकल्स को मॉडिफाइड करते हैं, उसी सिक्रीटरी एंजाइम या सिक्रीटरी प्रोटीन को मॉडिफाइड करती है, उसकी पैकेजिंग करती है, उसकी स्टोरिंग करती है। तो एक कहती है कि ये बनी हुई होती है उस सिक्रीटरी प्रोटीन से और एक कहती है कि नहीं, वो सिक्रीटरी प्रोटीन गोल्जी कम्प्लेक्स की तरफ जाती है और उसकी जो मॉडिफिकेशन पैकिंग एंड स्टोरिंग करती है और ये पहले से सेल में मौजूद होती है। तो इस बिना पे गोल्जी कम्प्लेक्स के हमने या साइंटिस्ट ने 4 हिस्सों में इसकी तकसीम किया है कि द गोल्जी कम्प्लेक्स है 4 कंपार्टमेंट्स। एक है सिस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क, दूसरा है सिस फेस, फिर उसकी नीचे ट्रांस फेस है और फिर उसकी नीचे ट्रांस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क। असल में ये जो बाज़ बुक्स में सिस और गोल्जी फेस का कहा है, तो सिस फेस की ऊपर एक मेम्ब्रेनियस नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं सिस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क, और ट्रांस फेस की नीचे भी एक मेम्ब्रेनियस नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं ट्रांस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क। एक है सिस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क और एक है ट्रांस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क। अब सिस फेस असल में कन्विक्स होता है। द कन्विक्स फेस ऑफ द गोल्जी apparatus is called
सिस फेस। सिस फेस कन्वेक्स फेस है और ट्रांस फेस कनकेव फेस है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का या गोल्जी अपरेटस का जो कन्वेक्स वाला हिस्सा है उसको हम सिस फेस कहते हैं, और वो हिस्सा जो कनकेव है उसको हम ट्रांस फेस कहते हैं। सिस फेस को हम फॉर्मेशन फेस भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेस, और ट्रांस फेस को हम मेच्योरिंग फेस कहते हैं। अब हम कहते हैं कि हम सिस फेस को सिस फेस क्यों कहते हैं। असल में सिस फेस के ऊपर सिस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क है। ये एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क है जिसके नीचे पर फ्लैट एंड सेक्स की नेटवर्क शुरू होती है, सिस्टर नीस का। इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन जो नेटवर्क है सिस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क, उसकी नीचे पर फ्लैट एंड सेक्स का या सिस्टर नीस का नेटवर्क शुरू होती है। तो सिस फेस की नीचे, सिस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क की नीचे, सिस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क के नीचे जो फ्लैट एंड सेक्स का नेटवर्क शुरू होता है या सिस्टर नीस का नेटवर्क शुरू होती है, तो वो सिस्टर नीस जो कि सिस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क की तरफ होती है उसको हम कहते हैं सिस फेस। और वो सिस्टर नीस, वो फ्लैट एंड सेक्स जो कि ट्रांस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क की तरफ है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांस फेस। और ये जो कम डिवीजन उन्होंने किए, तो क्लासिफिकेशन उन्होंने किए, तो ये बिल्कुल सही है। अब साइंटिस्ट का मानना है कि जो प्रोटीन्स हम कहते हैं ना कि फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम द सिक्रीटरी प्रोटीन्स और सिक्रीटरी एंजाइम्स, वो बडेड ऑफ होती है सिक्रीटरी वेसिकल्स के शक्ल में। तो वो सिक्रीटरी वेसिकल्स वो आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ ताकि वो मेच्योर हो जाए, ताकि उसमें मॉडिफिकेशन हो जाए, ताकि वो सेल की यूज़ के लिए तैयार हो जाए। तो वो सिक्रीटरी वेसिकल्स वो बडेड ऑफ होती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से, और वो एंटेरोग्रेडली मतलब टूवर्ड्स द गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। तो अब सिस फेस के ऊपर सिस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क होती है। तो वो गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क जो कि सिस फेस के ऊपर है उसको हम सिस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क कहते हैं। वो जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो सिक्रीटरी प्रोटीन्स आते हैं वो उसको स्क्रीन करते हैं। सिस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क स्क्रीन द सिक्रीटरी वेसिकल्स विच कम्स फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और वो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो सिक्रीटरी वेसिकल्स आते हैं उसके ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं कोड प्रोटीन या कॉप प्रोटीन। कॉप 2 प्रोटीन्स होते हैं, कोड प्रोटीन 2 या कोड प्रोटीन टाइप 2 प्रोटीन्स होते हैं जो कि इंटरोगेटली ट्रांसपोर्ट करती है सिक्रीटरी वेसिकल्स की फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम टू द सिस फेस ऑफ द गोल्जी। तो अगर सिस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क उसको स्क्रीन करती है, अगर वो समझती है कि ये सिस फेस के लिए या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए अप्रोप्रिएट है, तो वो उसको अलाउ करती है। तो cis Golgi membranous network screen the secretory vesicles, and if the secretory vesicles are appropriate, so it allows the secretory vesicles toward the cis Golgi phase, और cis Golgi phase में उसकी modification होती है, फिर वो ट्रांस फेस की तरफ जाती है, ट्रांस फेस में उसकी फिर और भी मॉडिफिकेशन होती है, और वो फिर ट्रांस गाल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क की तरफ जाती है, और ट्रांस मेम्ब्रेनियस नेटवर्क से वो सिक्रीटरी वेसिकल्स के शक्ल में वो फिर रिलीज होती है। वो सिक्रीटरी वेसिकल्स या आइदर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाती है फॉर द सिक्रीशन, फॉर द रिलीजन, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, और या फिर वो साइटोप्लाज्म की तरफ आती है जिसको हम लाइसोसोम भी कहते हैं, लेकिन मतलब उससे फिर अनदर ऑर्गेनील बन जाती है। और सम प्रोटीन, अब सिस प्रोटीन वो सिस गोल्जी मेम्ब्रेनियस नेटवर्क वो स्क्रीनिंग करती है। अगर वो अप्रोप्रिएट होती है तो वो सिस स्पेस की तरफ अलाउ करती है। अगर वो इनअप्रोप्रिएट होती है मतलब एबनॉर्मल होती है, वो फिट नहीं होती गोल्जी पेस की सिस फेस के लिए, तो वो फिर रेट्रोग्रेडली मीन्स कि वो फिर वापस भेजती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तरफ। तो उस पे फिर कोड प्रोटीन 1 होते हैं। तो कोड प्रोटीन 1 फैसिलिटेट करती है रेट्रोग्रेड मूवमेंट जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ से एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तरफ है, और जो कॉप 2 प्रोटीन होती है वो इंटरोग्रेड ट्रांसपोर्ट हो करती है, वो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ लाते हैं। तो ये
जो कंपार्टमेंट है उसकी जो रोल थे वो मैंने बता दिए। अब हम आते हैं इसके फंक्शन की तरफ। तो गोल्जी अपरेटस के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। जनरली जो हम पढ़ते हैं कि गोल्जी अपरेटस के फंक्शन ये है कि ये स्टोरिंग करती है सिक्रीटरी प्रोटीन्स की, पैकेजिंग करती है और मॉडिफिकेशन करती है द सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स। सेल्स में जितनी भी सिक्रीशंस होते हैं आइदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या और भी जो सिक्रीशंस होते हैं, उस सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स को वो जो गाल्जी कम्प्लेक्स है वो स्टोर भी करती है, वो पैकिंग भी उसकी करती है और इसकी मॉडिफिकेशन भी करती है। चाहे वो प्रोटीन्स हो चाहे वो लिपिड्स हो, उसकी मॉडिफिकेशन स्टोरिंग और पैकिंग करती है। और उससे फिर प्राइमरी लाइसोसोम्स बनाती है। और फिर प्राइमरी लाइसोसोम हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह लाइसोसोम के टॉपिक में। अब बात यह है कि वो उसकी एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी करती है। जिस तरह हमने पढ़ा कि गोल्जी कम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोसाइलेशन होती है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन असल में ग्लाइकोसाइलेशन हम कहते हैं एडिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, एडिशन ऑफ द ग्लूकोज यूनिट्स, ओलिगोसैकेराइड्स। एन लिंक्ड असल में एक अमाइनो एसिड है, उसको हम कहते हैं एस्परजीन। एस्परजीन एक अमाइनो एसिड है। तो उस अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होती है जिसको हम कहते हैं एंड लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। और ये भी किस्म की मॉडिफिकेशन है। तो कार्बोहाइड्रेट मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स है, हाइलो यूरेनोन है, ये ज़्यादातर साइनुअल फ्लूइड में पाई जाती है। विट्रस ह्यूमरस ऑफ द आई जो है ना उसमें पाई जाती है। इसी तरह एक कॉन्ड्रोट्रीन सल्फेट है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ओलिगोसैकेराइड है। कॉन्ड्रोट्रीन कॉन्ड्रोट्रीन सल्फेट, कॉन्ड्रोटीन सल्फेट जो कि ग्राउंड सब्सटेंस है कार्टिलेज या बोन्स की। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है और ये फिर जो है ना प्रोटीन्स के साथ कंबाइन हो के ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है या ग्लाइकोलिपिड बनाती है। इसके साथ साथ ये गोल्जी कम्प्लेक्स का ये एक एक्रोसोम बनाती है, जो कि एक्रोसोम असल में स्पर्मेटोजोआ के हेड को एक्रोसोम कहते हैं, स्पर्म के हेड को हम एक्रोसोम कहते हैं। तो एक्रोसोम ये बनती है, इट इज़ अ कैप लाइक मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, कैप लाइक मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो कि डेरिवेटिव्स ऑफ द गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो acrosome actually a membrane bonded cap like structure which is the derivatives of the Golgi bodies। और वो स्पर्म के हिट बनाती है, स्पर्म के हिट एक्रोसोम से बनती है और एक्रोसोम असल में कैप लाइक मेम्ब्रेन बॉन्डेड गोल्जी बॉडीज डेरिवेटिव्स हैं। और ये असल में स्पर्म के एंट्रेंस को फैसिलिटेट करती है कि स्पर्म एंट्री करे ओवम में और फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। एक्रोसोमल रिएक्शन ये फिर बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये स्पर्म के मिचुरेशन और स्पर्म इस काबिल बनाना कि वो ओवम में एंट्री करे और उसकी फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। तो यहाँ पर भी गोल्जी अपरेटस का रोल है। इसके अलावा जो कॉर्निवोरस प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो उसकी जो लीव्स है जो कि पिचर प्लांट है या सनड्यू प्लांट है या वीनस फ्लाई ट्रैप जो प्लांट्स है, उसमें भी गोल्जी अपरेटस की सिक्रीशन जो है ना वो ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग ऑफ द इंसेक्ट्स करती है। इसके साथ जो प्लांट्स से सिक्रीशंस होती है गम्स की या म्यूक्लिजिस की या वैक्स की, तो ये भी गोल्जी अपरेटस की सिक्रीशंस होती है। इसके अलावा प्लांट्स में हमने पढ़ा कि ये प्लांट्स में हम कहते हैं कि गोल्जी कम्प्लेक्स को प्लांट्स में हम डक्टाइसोम्स कहते हैं। डक्टाइसोम्स मीन इट फॉर्म्स अ डक्ट आर ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। और ये सेलवाल मतलब जब असल में प्लांट में तो सेंट्रियूल्स नहीं होते, तो एस्टरेज भी फिर नहीं अराइज होगी। तो हमने पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन की डिवीजन तो एस्टरेज करती है। चूँकि प्लांट में सेंट्रियोल्स है ही नहीं, तो सेंट्रियोल्स नहीं है तो एस्टरेज भी नहीं होंगे। तो वहाँ पर जो सेल की डिवीजन है, जो कैरियोकाइनेसिस तो होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस पर नहीं होती, तो उसकी जो साइटोकाइनेसिस के लिए जो है ना ये गोल्जी अपरेटस जो है ना, ये गोल्जी वेसिकल्स जो है ना थ्रू या मतलब ये थ्रू आउट करते हैं। और ये इन द मिडल एंड द सेंटर प्लेट
वो जो प्रेगमोप्लास्ट बनती है और प्रेगमोप्लास्ट फिर जो है ना एक सेल वॉल बनाती है। तो सेल वॉल की जो सेल डिवीजन में या सेल मेम्ब्रेन की डिवीजन में या सेल वॉल के प्रोडक्शन में जो है ना गोल्गी apparatus का अहम रोल है। और हमने पढ़ा भी था कि सेल वॉल इज़ प्रोड्यूस्ड एक्चुअली इट इज़ द सिक्रीशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट और इट इज़ द सिक्रीशन ऑफ गोल्गी वेसिकल। तो ये सेल डिवीजन ऑफ द प्लांट में भी मदद करती है, प्रेगमोप्लास्ट बनाती है। और हमने ये भी पढ़ा है कि सिक्रीटरी वेसिकल, हमने पढ़ा कि ट्रांस गाल्जी मेम्ब्रेन नेटवर्क जो होती है उससी सिक्रीशन ऑफ द वेसिकल्स होती है। तो आइदर द सिक्रीटरी वेसिकल जो है ना वो लाइसोसोम की शक्ल में इख्तियार करती है, या जो है ना एक्सोसाइटोसिस उसकी होती है और वो रिलीजिंग ऑफ द एंजाइम्स जो है ना या वेस्ट प्रोडक्ट वो बाहर की तरफ रिलीज़ करती है। तो वो फिर जो है ना एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है कि इट हेल्प्स इन द एडिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल वॉल में इसकी मदद होती है। एक एक्रोसोमल जो रिएक्शन है मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म में भी मदद करती है। मॉडिफिकेशन ऑफ द सर्टेन प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड बनाती है। और ये सारी जो है ना इसके फंक्शन है। तो होप्स हो कि आपको गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी कम्प्लेक्स, अब आते हैं कि ये गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी कम्प्लेक्स, इसमें क्या फ़र्क है। तो ये जो कन्विक्स फेस है इसको हम सिस फेस कहते हैं, और जो कनकेव फेस है इसको हम ट्रांस फेस कहते हैं। सिस फेस इज टूवर्ड द न्यूक्लियस, जो ट्रांस फेस है वो टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन है। सिस फेस पे फॉर्मिंग फेस है, ट्रांस फेस इससे वापस जो है ना सिक्रीटरी वेसिकल्स बनते हैं, तो उसको हम मेचोरेशन फेस कहते हैं। सिस फेस is also called convex phase, is also it is also called proximal to nucleus phase, it is also called forming phase। concave phase को हम trans phase कहते हैं और ये maturing phase है या towards the cell membrane है। अब जो फ्लैट एंड स्टेक्स का स्टेक्स है, अगर वन स्टेक है तो उसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। हम तो कहते हैं गोल्जी बॉडी सब कुछ एक है, लेकिन हम बात साइंटिस्ट कहते हैं कि गोल्जी बॉडीज एक फ्लैट एंड स्टेक को हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। जब मोर देन वन फ्लैट एंड स्टेक्स कंबाइन होके तो वो गोल्जी ऑपरेटस बनाती है। और जब गोल्जी ऑपरेटस के साथ गोल्जी वेसिकल्स आते हैं तो फिर वो गोल्जी कम्प्लेक्स बनती है। तो ओनली फ्लैट एंड स्टेक दैट इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी, certain flat and stack combine to form Golgi apparatus, and Golgi apparatus along with the Golgi vesicle that is called Golgi complex। तो ये इन में डिफरेंस था। तो होप सो कि आपको गोल्जी कम्प्लेक्स की या गोल्जी बॉडीज़ की समझ आ गई होगी। अगर इसमें फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो काइंडली आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। और आप हमारी जो फेसबुक पेज है वो लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, फॉलो भी करें, और इसके साथ साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में फिर लाइसोसोम और जो एंडोसोम्स है वो फिर डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।